नमस्कार, जी बिजनेस के सभी दर्शकों को नए साल की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। 2023 में हम प्रवेश कर चुके हैं और आज होगा इस साल का पहला कारोबारी दिन। हमारे मार्केट्स के लिए तो सही, भले ही ग्लोबल मार्केट्स आज भी छुट्टी मना रहे हैं नए साल की। तकरीबन 13 मार्केट्स हैं बंद, लेकिन आइए देख लेते हैं कि एसजीएक्स निफ्टी जो कि एकमात्र इंडेक्स है इस समय जो कारोबार करता हुआ दिख रहा है उससे कैसे संकेत है। थोड़ी सी डुलमुल सी शुरुआत है, बट ऑफ कोर्स क्योंकि अभी भी कई मार्केट्स यहाँ बंद है, 43 अंकों की कमजोरी वहां से दिखाई दे रही है। क्विक अपडेट आपको पीछे के मार्केट्स का दे देते हैं। यहाँ पर हमने कुछ सुस्त क्लोजिंग देखी। डाउ फ्यूचर्स बंद हुआ था 90 अंक 33,285 के पास, और नास्डैक फ्यूचर्स की बात करें तो यहां पर भी हमने क्लोजिंग लाल निशान में ही 10-11 अंक नीचे ही होते हुए देखी। आज वैसे तो सारे एशियन मार्केट्स बंद है। कमोडिटी मार्केट्स की भी अगर बात करें तो यहां पर भी हमने पिछले हफ्ते जो लास्ट ट्रेडिंग सेशन देखा था उसके बाद मार्केट अब कल ही खुलेंगे, क्योंकि यूएस यूके के मार्केट्स यहां पर है बंद। लेकिन क्लोजिंग कच्चे तेल में दमदार हुई है और सोने चांदी में थोड़ा फ्लैट टू नेगेटिव एक दायरे का ट्रेड हमने बीते सत्र में बनता देखा। डॉलर इंडेक्स की वहीं बात करें तो यहां पर कुछ सुस्ती छाई रही, लेकिन ये हफ्ता है महत्वपूर्ण। कहां कहां रखनी है नजर, बीते हफ्ते बीते साल क्या कुछ हुआ है उसकी पूरी अपडेट लेकर दीपांशु हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। दीप, नए साल की पहले तो बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसे संकेत मिल रहे हैं और पीछे क्या कुछ हुआ है, जरा बताइए। बिल्कुल, आपको भी शुभकामनाएं और सारे व्यूअर्स को भी नए साल की शुभकामनाएं। आशा करते हैं कि अच्छा साल रहे हम सब के लिए। हालांकि कुछ जो कमेंट्री आ रही है इस साल के मार्केट आउटलुक को लेकर, वो इतना कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाली नहीं है। मैं उसके बारे में भी आपको बताता हूँ। और साथ ही जैसा आपने कहा, ज्यादातर ग्लोबल मार्केट्स आज बंद हैं। ऑफकोर्स हमारे बाजार खुले हुए हैं। एसजीएक्स निफ्टी हल्की नरमी आपको इस समय दिखा रहा है, बट मोस्ट मेजर मार्केट्स आज बंद रहेंगे। आप एशिया की बात कर लें, यूरोप की बात कर लें, ऑफकोर्स यूएस के बाजार भी आज शाम को बंद ही हैं। बट हाँ, जहां तक फ्राइडे के एक्शन की बात है, साल का आखिरी दिन हल्की गिरावट के साथ यूएस में बंद होते हुए आपको दिखा। थोड़ा उतार चढ़ाव बना हुआ था और उसके बीच हमने देखा कि करीब 300 अंक की रेंज में हुआ कारोबार और 75 अंक नीचे डाउ बंद हुआ। वैसे तो 75 अंक नीचे है, बट निचले स्तरों से डाउ और साथ ही नैस्डैक और बाकी इंडस्ट्रीज में अच्छी रिकवरी आपने बनती हुई देखी। तो लगभग सपाट हल्की सुस्ती के साथ बाजार बंद हुए, बट निचले स्तरों से रिकवर भी होकर बंद हुए। साल का आखिरी दिन था, इसलिए थोड़े वॉल्यूम्स भी कम थे अमेरिकी बाजार में। उसकी वजह से हमने देखा कि वॉलेटिलिटी ज्यादा रही, जो पिछले पूरे हफ्ते का ही एक्शन था। बॉन्ड यील्ड ये बढ़कर अब 3.9% के आसपास आ गई, तो इस पर नजर रखनी पड़ेगी। 3.5% के लो से पिछले कुछ हफ्तों में यहां पर आपने लगातार बढ़त देखी है। देखते हैं यहां पर कैसा एक्शन रहेगा। बट हाँ, पिछला साल जो था अमेरिकी बाजारों के लिए 14 साल में सबसे खराब था। यानी कि 2008 की जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुई थी उसके बाद से सबसे खराब आपने साल आते हुए देखा। करीब 9% नीचे आपको डाउ दिखा है पिछले साल। इसके सामने S&P 500 लगभग 20% टूटा है, बट नैस्डैक में आपने भारी भरकम बिकवाली देखी है। 33% नीचे आपके लिए नैस्डैक होते हुए दिखाए। पिछला साल तो खराब रहा, बट पिछला क्वार्टर जो था, आखिरी क्वार्टर Q4 अगर आप देखें साल 2022 का, तो वो अमेरिकी बाजारों के लिए अच्छा रहा, क्योंकि डाउ में 15% की पॉजिटिविटी देखी आपने, S&P 500 में 7% की पॉजिटिविटी देखी, नैस्डैक फिर भी 1% नीचे था। तो अगर ये पिछले क्वार्टर की रिकवरी नहीं होती तो शायद डाउ और S&P की हालत कुछ और ज्यादा आप खराब देखते। और ये 3 लगातार क्वार्टरली गिरावट के बाद आपने पॉजिटिव एक्शन देखा है। तो साल का आखिरी क्वार्टर तो अच्छा रहा, बट पूरा साल एज अ होल अमेरिकी बाजारों के लिए काफी खराब था। ये क्लियर संकेत आ रहे हैं 2023 के लिए। जैसे मैं कह रहा हूं, सभी बात कर चुके हैं, बग्गा साहब भी कई बार बैठ चुके हैं, अनिल जी भी कह चुके हैं कि थोड़ा चैलेंजिंग साल रह सकता है ग्लोबल इकोनॉमीज के लिए। और 2023 के लिए IMF का भी यही आउटलुक अभी निकल कर आ रहा है। एक कठिन साल रहेगा, ग्रोथ की चिंता है, मंदी आने की आशंका है, रेट हाइक्स हैं, कोविड इंपैक्ट है, स्लोडाउन की बात चल रही है। तो इस बीच एक डिफिकल्ट ईयर रह सकता है। साथ ही यूएस, यूरोप और अन्य वेस्टर्न इकोनॉमी के साथ साथ ये कह रहे हैं कि चीन की ग्रोथ पर भी दबाव की आशंका है। इनफैक्ट 2022 40 साल में पहली बार ऐसा हुआ है जब ग्लोबल ग्रोथ एवरेज से कम आपने चीन की ग्रोथ आती हुई देखी है। तो वहां से भी इन्होंने आशंका जताई है। तो थोड़ा चैलेंजिंग साल जरूर रह सकता है। ऑफकोर्स देखना पड़ेगा मार्केट्स इसको कैसे ट्रीट करते हैं। कमोडिटीज के लिए भी हमने देखा कि थोड़ा दायरे में आ गया, सुस्ती आ गई। जैसे आपने कहा, डॉलर इंडेक्स करीब 2 हफ्ते के निचले स्तर पर दिख रहा है। बाकी कमोडिटीज भी थोड़े रेंज बाउंड है। कच्चा तेल करीब 1 महीने की ऊंचाई पर जरूर आपको आते हुए दिखा है, और लगातार 2 एनुअल गेन्स आपने कच्चे तेल में देखी हैं। ऑफकोर्स 2021 तो एक बहुत ही बड़ा साल था कच्चे तेल के लिए, बट ऑन एन ओवरऑल बेसिस
$80 के आसपास जो रेंज है हमारे लिए कंफर्टेबल है, बट हाँ रिसेंटली 80 से $86 आ गया तो देखते हैं कैसा एक्शन आता है, बट रिसेंटली उतनी चिंताजनक मूव्स नहीं आई हैं। नेचुरल गैस ऑफ कोर्स यहाँ पर भारी गिरावट आ गई है, 11 महीने के निचले स्तर पर है, तो एक तरह से अच्छा ही संकेत है। डॉलर की सुस्ती से देखते हैं और कमोडिटीज में कैसा एक्शन आपको आगे आते हुए दिखता है। एंड ऑफ कोर्स साल की तो शुरुआत है ही, बट मोर इंपॉर्टेंटली महीने की शुरुआत है, तो जो भी मंथली डेटा आता है अमेरिका के, जॉब्स डेटा, मैन्युफैक्चरिंग, ISM, IIP, इन्फ्लेशन, ये सब आपके आने वाले हफ्तों में इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट्स रहेंगे, तो उस पर भी बाजार की नजर बनी रहेगी। चलिए, तो भले ही इंटरनेशनल मार्केट्स बंद हो, लेकिन ये हफ्ता महत्वपूर्ण है। जैसे जैसे सारे मार्केट्स खुलेंगे हम कुछ और इंपॉर्टेंट ट्रिगर इस नए साल के लिए और इस महीने के लिए आता देखेंगे। शुक्रिया दीप, पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए आगे बढ़े, उससे पहले देख लेते हैं कि बीते हफ्ते शुक्रवार को संस्थागत निवेशकों की तरफ से प्रदर्शन कैसा रहा। तो लगातार पिछले कुछ हफ्तों से हमने देखा है कि घरेलू संस्थागत निवेशक हैं, उनकी तरफ से खरीदारी दमदार जारी है, और कुछ यही हमने शुक्रवार को भी देखा। 2266 करोड़ की खरीद का फिगर कैश स्पेस में निकल कर आया है। कैश स्पेस में विदेशी संस्थागत निवेशकों ने तो बिकवाली की है, ऑलमोस्ट 29-2950 करोड़ के आसपास की बिकवाली है, लेकिन दमदार फिगर एफएनओ में निकल कर आया है जो कि 43 करोड़ के पार निकल के जाता हुआ दिखाई दिया। वो खरीद का फिगर है। अब ग्लोबल संकेत तो है नहीं कोई, तो ऐसे में हमारे मार्केट इस साल के पहले कारोबारी दिन कैसे बिहेव करेंगे, कैसे रिएक्ट करेंगे, आपको करना क्या है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर सर, नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। सर बताइए, आज जो शुभारंभ हम करेंगे हमारे मार्केट ओपनिंग के साथ, तो कैसी ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी अपनाएं, निफ्टी बैंक निफ्टी के महत्वपूर्ण लेवल्स? नेहा गुड मॉर्निंग आपको और हमारे सभी दर्शकों को नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करते हैं कि 2023 आपके जीवन में बहुत खुशियां लेकर आए और आपकी वेल्थ बनाने वाला साल बने। जहाँ तक बाजारों का सवाल है, आज लगभग सारे बाजार छुट्टी के मूड में है। बड़े बाजार तो सारे के सारे बंद हैं। जो कुछ संकेत हमें शुक्रवार को अमेरिका से मिले हैं वो मिले जुले हैं। कमजोर होने के बाद डाउ रिकवर होकर की ऊंचाइयों पर बंद हुए हैं। डाउ फ्यूचर्स हल्की सुस्ती के साथ ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं, तो संकेत थोड़ी सी कमजोरी का है। इस कमजोरी का अंदाजा भारतीय बाजारों ने शुक्रवार को लगा लिया था, तो ऊपरी स्तरों से थोड़े से फिसले हैं। मेरा ये मानना है कि निचले स्तरों पर एक अच्छे सपोर्ट पर आने के बाद वापस यहाँ पर खरीदारी आती दिखेगी, और वो सपोर्ट के लिए बढ़िया परफेक्ट जगह जो है, लेवल जो है वो है 17,975 से 18,025। इस 50 पॉइंट की रेंज में आने पर बाजार में आप खरीदारी आते हुए देख सकते हैं, थोड़ा सपोर्ट लेते हुए देख सकते हैं। उसके नीचे जाने की संभावना कम है। ऊपरी स्तरों पर 18,175 से लेकर 18,250 की रेंज ऐसी है जहां पर आपको प्रॉफिट बुकिंग आते हुए नजर आएगी। तो मिला जुला सा कारोबार रहेगा। जहां तक बैंक निफ्टी का सवाल है, बैंक निफ्टी में भी आपने 43,000 के आसपास क्लोजिंग होते हुए देखी है। जो सपोर्ट रेंज होगा बैंक निफ्टी पर वो होगा आपके लिए 42,500 से 42,625। ये मजबूत सपोर्ट का काम करेगा। ऊपरी स्तरों पर 43,300 से 43,425 के आसपास आपको प्रॉफिट बुकिंग आती दिखेगी। तो हो सकता है दोनों तरफ का ट्रेड आपको मिले। ऐसे में कमजोर अगर खुलते हैं और उसके बाद पहले और अहम इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल के आसपास बाजार आते हैं, तो वहां से आपको धीरे धीरे खरीदारी शुरू करनी चाहिए। और अगर फ्लैट खुले और पहले ऊपर जाने की कोशिश करें तो ऊपरी स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हैं। तो दोनों तरफ की ट्रेडिंग के लिए आज आपको तैयार रहना चाहिए। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू सो मच बताने के लिए कि आज ट्रेडिंग करनी कैसे है। तो दोनों तरफ के ट्रेड मिलेंगे, ऐसे कोई बहुत भारी उठापटक वाला मामला नहीं दिख रहा है। दायरे में ट्रेड करने का आज आपको मौका मिलेगा। लोअर बैंड निफ्टी पर 17,975 से 18,025 के पास है। सर ने माना है कि अगर कमजोर शुरुआत होती है तो ये महत्वपूर्ण लेवल्स होंगे खरीदारी के। अपर बैंड 18,175, 18,250 के पास है। वहीं बैंक निफ्टी 42,500 से 42,625 ये एक सपोर्ट रेंज का काम करेगा। और उन्होंने ये भी कहा है कि अगर मार्केट फ्लैट ओपनिंग के साथ थोड़ा अपवर्ड मूवमेंट दिखाते हैं तो आपको जो अपर रेंज है वहां पर मुनाफा वसूल करने का मौका मिलेगा। 43,300 से 43,425 ये आज बैंक निफ्टी के लिए अपर बैंड साबित होगी। आइए जान लेते हैं कि खबरों के दम पर किन स्टॉक सेक्टर्स में रहेगा एक्शन, कहां होगा कमाई का मौका। बताने के लिए वरुण आज हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वरुण गुड मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, कंपनियां कुछ काम कर रही हैं, कुछ खबर मिल रही है, कमाई का मौका ब्रॉडर मार्केट्स के अलावा कहीं और मिलेगा? डेफिनेटली मिलेगा, आपको मौका मिलेगा। और 1 तारीख को ऑटो नंबर्स आते हैं तो सबसे ज्यादा काम तो उन्होंने ही किया है। तो सबसे पहले तो हैप्पी न्यू ईयर टू यू, और हमारे सभी दर्शकों को भी नए वर्ष की शुभकामनाएं, हैप्पी न्यू ईयर। सबसे पहले तो आपको टांगा प्लेटफॉर्म पर नजर रखना है। बायबैक जो है आज बंद होने वाला है।
20 दिसंबर को ये खुला था, तो इस पे आप नज़र रखिएगा। 1200 रुपये का टेंडर ऑफर था ये। इसके अलावा ग्लोबली तो आपने डिस्कस वैसे कर ही लिया होगा कि 13 मार्केट से ग्लोबली जो बंद है, केवल हम ही एक ही जो काम कर रहे हैं। इसके अलावा यूके, जापान, यूएसए, हांगकांग, चाइना सब बंद है, सब ऐश कर रहे हैं। प्राइस बैंड में बदलाव होने वाला है। जीआरएम ओवरसीज 20% से कम होकर अब 10%, और सदर्न पेट्रो में भी अगर आप देखेंगे तो 20% से कम करके अब इसको 10% कर दिया जो प्राइस बैंड है। खबरों में मॉइल पर नजर रखिएगा। फेरोग्रेड मैग्नीस और जो है उसकी कीमतों में 15% के आसपास की बढ़ोतरी की है, और अदर फेरोग्रेड मैग्नीस और जो कीमतें हैं उसमें 7.5% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है, 1 तारीख से लागू हो चुकी है। टाटा मोटर्स फोर्ड इंडिया के साना निकाय का ट्रांसफर जो है, जिसका इन्होंने करार 7 अगस्त 2022 को किया था, वो अब इन्होंने 10 जनवरी को पूरा होगा, ये अपडेट दिया है। करार के तहत करीब 725 करोड़ के आसपास के अधिग्रहण पे मुहर लगेगी। इसके अलावा बंधन बैंक एआरसी को 801 करोड़ के एनपीएस जो है वो बेचेगी। करीब 8,900 करोड़ के आसपास के एनपीएस का जो पोर्टफोलियो है उसको एआरसी को बेचने के लिए इनको जो बाइंडिंग बिड है वो मिल चुकी है। अब ऑटो नंबर्स, यहाँ पे आयशा मोटर्स अनुमान से बेहतर नंबर्स है। कमर्शियल व्हीकल्स की बिक्री जो है उसमें 17% के आसपास की बढ़ोतरी हुई है। मोटरसाइकिल की बिक्री जो है उसमें 7.2% की गिरावट है। हालांकि 65,000 यूनिट्स के आसपास का अनुमान था, 68,400 यूनिट के आसपास है, ये तो अनुमान से बेहतर है। मारुति सुजुकी अनुमान से कम है। कुल बिक्री जो है उसमें करीब 9% के आसपास की गिरावट देखने मिली है। एस्कॉर्ट्स अनुमान से बेहतर है। कुल बिक्री में 18.7% के आसपास की बढ़ोतरी है। टाटा मोटर्स कुल बिक्री 10% बढ़ के आई है, लेकिन यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल्स की जो बिक्री है वो अनुमान से थोड़ी कम आई है। 42,000 के आसपास का अनुमान था, करीब 40,000 के आसपास आई है। और साथ ही साथ दूसरे जो कमर्शियल व्हीकल्स का हालांकि वो अच्छा है, 28,600 के आसपास का अनुमान था, करीब 34,000 के आसपास निकल के आई। और आखिरी में वीएसटी टिलर्स, पावर टिलर्स की जो बिक्री है उसमें थोड़ी बहुत बढ़ोतरी देखने मिली है, करीब 4,043 यूनिट के आसपास आई है। और ट्रैक्टर्स की जो बिक्री है 516 यूनिट के आसपास आई है, तो यहाँ पे भी नजर रखिएगा। ओके, तो ये कुछ ट्रिगर्स हैं, ये कुछ खबरें हैं जिनके दम पर आपको एक्शन ज्यादा दिखेगा। लेकिन ऑटो स्पेस यहाँ पर पर्टिकुलरली हमारी नजर रहेगी, क्योंकि ये एरिया है बजिंग, सेल्स नंबर आए हैं, तो उसका विश्लेषण और कमाई का मौका कहाँ मिलेगा ये हम जानेंगे आज दिन में जब मार्केट्स खुलेंगे। शुक्रिया वरुण, वो पूरी डिटेल्स दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए अब जान लेते हैं कि आज की ट्रेडिंग कॉल्स कहाँ से निकल कर आ रही हैं। शुरुआत चॉइस ब्रोकिंग के साथ करेंगे। NIIT लिमिटेड कैश स्पेस में यहाँ पर खरीद की रेकमेंडेशन है। इस स्ट्रैटेजी में एंट्री पॉइंट 312 रुपए 20 पैसे का, टारगेट आपको 326 का मिल जाएगा, स्टॉप लॉस आपको लगाना है 304 का। वहीं आन राठी सिक्योरिटीज रिलायंस आज खरीद के चलने की सलाह दे रहे हैं। खरीद की इस रेकमेंडेशन में 2510 का स्टॉप लॉस लगाना है, 2630 का टारगेट आपको इस स्ट्रैटेजी में मिल जाएगा। आइए अब जान लेते हैं कि बाजार में आज सबसे ज्यादा एक्शन कहां देखने को मिलेगा, ब्रॉडर मार्केट्स की चाल कैसी रहेगी, कौन से स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन को आपको पकड़ के चलना है, सब पर बात करने के लिए आज हमारे साथ सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन जुड़ चुके हैं। नीलेश जी नमस्कार, गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो नए साल की बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। जरा बताइए आज पहले कारोबारी सत्र में करना क्या है, ब्रॉडर मार्केट्स में क्या सलाह होगी? वेरी गुड मॉर्निंग टू यू नेहा जी। सबसे पहले तो आपको, आपकी एंटायर टीम को, सभी दर्शकों को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, नए वर्ष की शुरुआत मेरे ख्याल से आज के सेशन में कहीं ना कहीं पॉजिटिव नोट पे होनी चाहिए। हालांकि ग्लोबल मार्केट थोड़े से सुस्त जरूर नजर आ रहे हैं, बट रीजन ये है कि निफ्टी अपने सपोर्ट के आसपास पहुंच चुका है। 18,000 का साइकोलॉजिकल सपोर्ट है, वहां पे लगातार हम एक पुट राइटिंग देखने को मिल रही है। अब यहाँ से रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। 18,000 के नीचे की जब तक क्लोजिंग नहीं आती है तब तक लॉन्ग साइड में ट्रेड लिया जा सकता है। ऊपरी स्तरों पर 18,200 से लेकर 18,300 तक का एक 100 से 200 पॉइंट का पुल बैक हम यहाँ पे एक्सपेक्ट करके चल रहे हैं। तो निफ्टी में गिरावट पे खरीदारी के मौके ढूंढने चाहिए। सिमिलरली बैंक निफ्टी में भी हमने फ्राइडे के सेशन में हालांकि थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग जरूर देखी थी, बट 42,600 से 42,400 के आसपास का काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है स्पॉट लेवल्स में। तो ऊपरी स्तरों पर बैंक निफ्टी भी 43,300 से 43,500 तक जा सकता है। तो दोनों ही इंडेक्स में डिप्स पे खरीदारी करने की सलाह होगी, बट उससे ज्यादा कंफर्ट हमें ब्रॉडर मार्केट्स में और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन पे आ रहा है, तो फोकस करना होगा स्टॉक्स पे। इस पे हम फोकस करेंगे, लेकिन इंडाइसेस पर मैं आपसे व्यू लेना चाह रही थी। ये साल पर्टिकुलरली जो लास्ट का क्वार्टर रहा है, इसमें हमने सेक्टोरल चर्निंग बहुत देखी। कभी मेटल्स ने लीड ली, कभी हमने देखा कि आगे बढ़ते हुए आईटी स्पेस दिखाई दिया। पीएसयू बैंक की थीम है वो जो शुरू हुई तो अब तक जारी है। तो जरा बताइए कि इंडाइसेस के तौर पर क्या यही 3 सेक्टर्स हैं जिन पर विशेष फोकस रहेगा, या कुछ और हैं जो अब आगे बढ़कर कमान संभाल सकते हैं?
देखिए नेहा जी, सबसे पहले तो आपने पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जिक्र किया। हमारा व्यू पीएसयू बैंकिंग स्पेस पे अभी भी पॉजिटिव है। एटलीस्ट फर्स्ट हाफ ऑफ दी 2023 हमें ये लगता है कि पीएसयू बैंकिंग स्पेस में जो मोमेंटम है वो यहाँ से कैरी फॉरवर्ड होना चाहिए। तो ध्यान रखना होगा निफ्टी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स पे। और उसके अलावा फाइनेंशियल्स हमें अच्छे लग रहे हैं। फिन निफ्टी वो पर्टिकुलर इंडाइसेस हमें पसंद आ रहा है। तो उसी स्पेस में से एनबीएफसी काउंटर्स हमें पसंद आ रहे हैं। तो ये दूसरी स्पेस होगी जहाँ पे ध्यान रखना होगा। तीसरा सेक्टर आईटी सेक्टर, काफी दबाव हमने 2022 में देखा। अब उस दबाव के बाद में काफी ओवरसोल्ड हो चुका है। वहां पे एक बड़ा पुल बैक आ सकता है। अब नंबर शुरू होने वाले जनवरी सीरीज से, अब क्वार्टरली नंबर्स के चलते यहाँ पे वॉलेटिलिटी रहेगी। बट मेरा ये मानना है कि रिस्क एंड रिवॉर्ड थोड़ा फेवरेबल है। आईटी स्पेस में हम एक पुल बैक और एक वैल्यू बाइंग की अपॉर्चुनिटी के तौर पर देख सकते हैं। एंड लास्टली अगर हम देखें ओवरऑल सारे ही रियलिटी स्पेस में भी काफी समय से हमने प्रेशर देखा है। तो रियलिटी स्पेस में से एक पुल बैक हम एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। ओके, चलिए, तो पीएसयू बैंक, फाइनेंस, एनबीएफसी, आईटी, रियलिटी, ये कुछ ऐसे पॉकेट्स हैं इंडेक्स वाइज जहां पर अच्छा बज और कमाई का मौका मिलेगा। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन आज कहां दिख रहा है नीलेश जी? बिल्कुल, देखिए आपने पीएसयू बैंकिंग स्पेस का जिक्र किया और इसी स्पेस की आउट परफॉर्मिंग करने वाली एक स्टॉक्स है, वो है कैनरा बैंक। लगातार यहाँ पे एक हाई टॉप एंड हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। एक मेजर ब्रेकआउट हमें फ्राइडे के सेशन में फिर से देखने को मिला। तो इस पर्टिकुलर काउंटर में खरीदारी करने की सलाह होगी। 328 के स्टॉप लॉस से 342 345 तक की अपसाइड हमें यहाँ पे देखने को मिल सकती है। तो ट्रेडिंग के अलावा एक पोर्टफोलियो बेट भी हो सकती है। पोजिशनल तौर पर इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। दूसरा खरीदारी करने का काउंटर होगा बाटा इंडिया। देखिए कंजम्पशन भी एक दूसरी थीम होगी जहाँ पे फोकस करना चाहिए। उस स्पेस में से स्पेसिफिकली फुटवेयर स्टॉक्स हमने 2022 में काफी बड़ा फॉल देखा है इस पर्टिकुलर स्पेस में से। अब यहाँ पे एक पुल बैक हमें नजर आता है। बाटा इंडिया को खरीद के चले 1624 के स्टॉप लॉस से 1700 तक के टारगेट के लिए। ओके, नीलेश जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि नए साल के पहले कारोबारी दिन कहां कहां रखनी है नजर और कहां मिलेगा पहले दिन कमाई का मौका। आइए, कमोडिटी बाजार में भी भरपूर एक्शन है और यहां पर आपको कहां कमाई का मौका मिलेगा, इस सब पर बात करने के लिए मोतीलाल ओसवाल कमोडिटीज के अमित सजेजा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित जी, मॉर्निंग। सबसे पहले तो नए साल की आपको ढेरों शुभकामनाएं। जरा बताइए, हमने जिस प्रकार की सालाना क्लोजिंग या वीकली क्लोजिंग कमोडिटी स्पेस में देखी है, आज तो ऑफकोर्स यहाँ पर ग्लोबल मार्केट से कोई क्यूज हमें नहीं मिलेंगे, लेकिन एनर्जी स्पेस क्या लगता है, साल के पहले कारोबारी दिन, कच्चा तेल, नेचुरल गैस, इसमें बज रहेगा, क्या करें? जी, गुड मॉर्निंग एंड विश यू वेरी हैप्पी न्यू ईयर। देखिए, नेचुरल गैस और क्रूड ऑयल में डेफिनेटली बस तो रहेगा। पिछले साल भी काफी उठापटक रही थी और इस साल भी जो है शुरुआत जो होगी, हो सकता है वो तेजी के साथ ही हो, एटलीस्ट कच्चे तेल में। और नेचुरल गैस में फिलहाल हमने पिछले 3 या 4 हफ्तों में काफी एक गिरावट देखी है और ऐसा लगता है कि नेचुरल गैस में जो गिरावट है वो गहरा सकती है। तो एक ऑपोजिट व्यूज हमें जो कॉन्ट्राडिक्टरी व्यूज क्रूड और नेचुरल गैस में देखने मिल सकते हैं। फिलहाल मैं कच्चे तेल में तेजी के साथ चलना पसंद करूंगा और मुझे लगता है कि जो M6 पर जो पिछले साल क्लोज आया था 6500-550 के आसपास, वो और एक्सटेंड हो सकता है और शॉर्ट टर्म बेसिस मुझे लगता है कि 6630 तक हमें शॉर्ट टर्म में देखने मिल सकता है। $82 के इमीडिएट टारगेट लेके चला सकता है कच्चे तेल में। ओके, ये बात तो एनर्जी स्पेस की हो गई, लेकिन सोने चांदी में क्या? पूरे साल सुस्ती दिखाने के बाद आखिर के क्वार्टर में, खासतौर से पिछले 2 महीनों में इसने पुश देने की कोशिश की है और यही कारण है कि बिल्कुल फ्लैटिश क्लोजिंग दिखाने में ये कामयाब रहा है। तो जरा बताइए, सोने चांदी में ये मजबूती जारी रहेगी, क्या करें? तो जी, देखिए $18-20 के आसपास गोल्ड ने पिछले साल में क्लोज दिया है और ऐसा लगता है कि तेजी के साथ शुरुआत हो सकती है। गोल्ड की डॉलर इंडेक्स में जो कमजोरी है वो और गहराने की पॉसिबिलिटी लग रही है, जिसके चलते गोल्ड और सिल्वर दोनों को हेल्प मिलेगी। गोल्ड में मैं समझता हूँ शॉर्ट टर्म बेसिस $80 तक के टारगेट लिए जा सकते हैं, जो M6 पर 56,000 यानी जो पिछले ऑल टाइम हाइज हमने अक्टूबर 2020 में देखे थे वो दोबारा रिपीट हो सकते हैं। तो गोल्ड में अच्छी खासी तेजी मिल सकती है और साथ ही चांदी में भी हम देख रहे हैं कि 70,000 के करीब प्राइसेस जो है कंफर्टेबल हो रही हैं। एक बार 70,000 के ऊपर सस्टेन्ड ट्रेड देखने मिले तो 73 से 74,000 तक के शॉर्ट टर्म टारगेट हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, क्विकली मुझे 15 सेकंड में बता दीजिए कि डॉलर इंडेक्स आपने कहा कमजोर रहेगा, तो क्या 103 के नीचे या और कमजोरी दिख रही है? जी, देखिए फिलहाल ऐसा लगता है कि 101.80 से 102 तक के लेवल हमें डॉलर इंडेक्स में देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म बेसिस।
ओके अमित, थैंक यू सो मच आज हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कमोडिटी मार्केट में बुलियन, एनर्जी, डॉलर एज अ करेंसी कहां कहां नजर रखनी है और कहां कहां कमाई के मौके। तो क्लियरली कच्चा तेल है वो अपने सपोर्ट्स को होल्ड करता दिखेगा, खरीद की रिकमेंडेशन वहां आज निकल के आ रही है। आइए बात करते हैं FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की। तो किन शेयरों पर फॉरेन ब्रोकरेजेस ने दर्ज की FIR, बताने के लिए आशीष हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग, हैप्पी न्यू ईयर। बताइए, ब्रोकरेजेस ने कुछ काम किया है? बिल्कुल काम किया, हैप्पी न्यू ईयर। नेहा, देखिए सबसे पहले आप टाटा स्टील यहाँ पर रिपोर्ट्स आई है जेफरीज की तरफ से, जहाँ पर रेटिंग को अपग्रेड कर दिया गया है। पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हो। टारगेट प्राइस भी अगर आप देखें तो काफी अच्छा रिवाइज किया, 95 से सीधे बढ़ाकर 150 कर दिया है, 113 की क्लोजिंग है। वहीं अगर आप देखें तो हिंडाल्को एक और मेटल स्टॉक ऐसा है जहां पर जेफरीज का भरोसा बढ़ा है, तो यहाँ पर इन्होंने रेटिंग को अपग्रेड कर दिया। पहले होल्ड की राय दिया करते थे, अब ये खरीदारी की राय दे रहे हैं। और लक्ष्य में भी अगर आप देखें तो काफी सिग्निफिकेंट बढ़ोतरी की, 390 से सीधे बढ़ाकर 600 कर दिया है, 473 इनकी क्लोजिंग है। JSW स्टील पर देखें तो जेफरीज ने अंडर परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, हालांकि जो लक्ष्य है इसको यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट किया, 385 से बढ़ाकर 470 कर दिया है। लेकिन अभी भी अगर आप देखें तो इनका जो व्यू है वो करंट मार्केट प्राइस से काफी नीचे है। एक तरफ अगर आप देखें तो जहां पर हिंडाल्को पर बुलिश है, टाटा स्टील पर यहाँ पर इन्होंने अपने टारगेट्स बढ़ाए। वहीं JSW स्टील पर अगर आप देखें तो रेटिंग में कोई भी बदलाव नहीं किया, लेकिन जो लक्ष्य हो 385 से बढ़ाकर 470 रुपए कर दिया है। और अंत में कोल इंडिया, यहाँ पर देखिए जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आई है जहां पर होल्ड की रेटिंग को बरकरार रखा है, लेकिन जो लक्ष्य है वो 175 से बढ़ाकर 220 कर दिया। खास बात है कि बड़ी तेजी के बाद स्टॉक में अगर आप देखें तो अच्छा अभी थोड़ा सा रुझान देखने को मिल रहा है, लेकिन करंट मार्केट प्राइस 225 का है और ये लक्ष्य अभी 5 रुपए नीचे यानी 220 का दे रहे हैं, तो नजर रखनी होगी कोल इंडिया पर। लेकिन फिलहाल के लिए अगर आप देखें तो पॉजिटिव बढ़िया रिपोर्ट्स हैं टाटा स्टील और हिंडाल्को पर। चलिए, तो मेटल सेक्टर पे रहेगा फोकस और यहां रहने वाली है हमारी भी नजर। शुक्रिया आशीष, वो पूरी डिटेल दर्शकों के सामने रखने के लिए। आइए एक महत्वपूर्ण खबर आपके सामने रख देते हैं। नए साल के मौके पर सरकार ने छोटी बचत योजनाओं पर बड़ा तोहफा दिया है। जी हां, सरकार ने जनवरी से मार्च तिमाही के लिए स्मॉल सेविंग्स पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी का ऐलान किया है। सरकार ने सीनियर सेविंग स्कीम, मंथली इनकम सेविंग स्कीम, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, किसान विकास पत्र सहित पोस्ट ऑफिस के सभी टाइम डिपॉजिट स्कीम्स की ब्याज दरें अब बढ़ा दी हैं। अब 1 साल की स्कीम पर 5.5% की जगह 6.6% ब्याज मिलेगा। इसी तरह से 2 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर अब 6.8% हो गई है। 3 साल की स्कीम पर अब 6.9% ब्याज मिलेगा, तो 5 साल की स्कीम पर ब्याज दर बढ़कर 7% कर दी गई है। सीनियर सिटीजन सेविंग्स प्लान पर ब्याज दरें 8% हो गई हैं, जबकि मंथली इनकम प्लान पर ब्याज दर बढ़कर 7.1% हो गई है। हालांकि PPF और सुकन्या समृद्धि स्कीम की अगर बात आप करें तो ब्याज दरों में किसी प्रकार का बदलाव नहीं किया गया है। जल्द ही ब्रोकर का सिस्टम खराब होने पर निवेशक सीधे एक्सचेंज से सौदे काट सकेंगे। सेबी ने 1 अक्टूबर तक या उससे पहले एक्सचेंजों को इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म तैयार करने को कहा है। सेबी ने एक्सचेंजेस और सभी क्लियरिंग कॉर्पोरेशन को सर्कुलर जारी कर दिया है। 2 तरह से एक्टिव ये हो सकेगा इन्वेस्टर रिस्क रिडक्शन प्लेटफॉर्म, और सभी एक्सचेंज पर ब्रोकर का सिस्टम फेल होने पर ही सेबी संज्ञान लेगा। सर्विस शुरू होने पर एक्सचेंज सभी निवेशकों को ये जानकारी देंगे और जानकारी देने के लिए SMS या ईमेल के जरिए क्लाइंट से संपर्क किया जाएगा।